हेलो दोस्तों, आपका सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज मातृ दिवस है और सभी को सबसे पहले मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको यहां पर पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी की श्रृंखला में आज हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं। और अगर आपको लगे कि ये पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट में बताएं, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न आए हैं। तो और हाँ, हर संडे को हम एक ऐसी श्रृंखला आपके लिए लाएंगे, जैसे आपके यहाँ पर टेट का एग्जाम आगे लगा होगा और आगे आपको सीटेट भी देना है। तो टेट, सीटेट और पीसीएस, इन एग्जामों में चाहे आरओ का एग्जाम हो, जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पर्यावरण के क्वेश्चन आते जरूर हैं, चाहे जो हो, चाहे 2-4 क्वेश्चन आए या पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टेट सीटेट में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका पर्यावरण। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज से हम श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप समझिएगा, अब एक एक क्वेश्चन पे आप फोकस करिएगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपके समझ में ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपके समझ से 4 ऑप्शन है। पहला है 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या। बी ऑप्शन है आपका क्या 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या। आपका सी ऑप्शन है क्या 22 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है क्या 5 जून को मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में आप बताएं कि इसमें कब मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। तो कब मनाया जाता है, आराम से क्वेश्चन को देखिए और पहले अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। साथ ही में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में भी आपको जो और ऑप्शन आ रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा मन में रिवाइज कर लेना है, ताकि उसके बारे में भी आप समझ सको। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका घ होगा, यानी डी होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, ये तो आपके समझ में ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन जो 3 ऑप्शन और हैं, 3 ऑप्शन के बारे में एक एक 2-2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहली बात है, जैसे हाँ पर्यावरण है तो पर्यावरण की थीम भी अब जो वर्तमान में जो एग्जाम हो रहे हैं, जैसे मान लिया आपका पीसीएस का प्री का है, या फिर जैसे मान लिया कि आपका टेट का है या सीटेट का लगा है या सुपर टेट, क्योंकि सुपर टेट की भी तैयारी आपको करना है कुछ लोगों को। तो यहाँ पर उनको ध्यान में रखने की, जैसे कि 2021 की थीम क्या है, 2022 आने वाला उसकी क्या थीम होगी, या पीछे की क्या थीम रखी गई है। तो पर्यावरण से एक थीम पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2021 की थीम है RRR। ठीक है, तो यहाँ पर 3R है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 3R, रीस्टोर, रिसाइकल, रीयूज, ऐसे करके आपकी RRR यानी 3R 2021 की थीम है। कब की है, तो ये 2021 की थीम है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी समझिए कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या, ओजोन संरक्षण दिवस। कौन सा दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। याद रखना है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, उसी से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है, उसकी माप कैसे होती है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको समझना है। फिलहाल अभी कुल मिला के यही याद रखिएगा कि 16 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जैसे 11 जुलाई आपके सामने लगा है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस, जनसंख्या दिवस। हाँ, जनसंख्या दिवस। तो इसी तरीके से आपका अगला देखिए 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई के बारे में भी समझिएगा
कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? बायोडायवर्सिटी डे। बायोडायवर्सिटी डे का मतलब है कि जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस? जैव विविधता। कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ओजोन क्षरण दिवस। ठीक, इस तरह याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन एक हैं, तो यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन क्या हैं? ऑप्शन ए है पक्षी वैज्ञानिक हैं क्या? ऑप्शन बी क्या कृषि वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन सी क्या पारिस्थितिकी जनक हैं? डी है क्या जैव विविधता। जैव विविधता शब्द यहाँ पे यूज है। ठीक है, जैव विविधता। तो यहाँ पर आपके स्वामीनाथन क्या हैं? चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं और चारों ऑप्शन में आप बताइएगा कि यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन क्या हैं। तो यहाँ पर बताइएगा पक्षी वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, या पारिस्थितिकी जनक हैं, या जैव विविधता के जनक हैं। तो बताएं कौन सा यहाँ पर है ऑप्शन आपका सही। क्या होगा ऑप्शन? स्वामीनाथन क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक हैं। क्या है? ऑप्शन समझिएगा, ऑप्शन खा। यहाँ पर क्या है? कृषि वैज्ञानिक। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। जैसे आपने हरित क्रांति सुना होगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में कौन है और भारत में क्या है? जैसे विश्व में अगर पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉन्ग है हरित क्रांति के जनक, और भारत में कौन है हरित क्रांति के जनक? तो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति क्या होती है कि यानी कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना। ठीक, तो अगला देखिएगा, पक्षी वैज्ञानिक जैसे आपका सलीम अली है। ठीक है, पारिस्थितिकी जनक कौन है? अर्नेस्ट हेकले हैं। जैव विविधता कौन है? तो यहाँ पर कौन है? तो रोजन करके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप समझिएगा। अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके समझ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप 3 यानी तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है क्या समताप मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है क्या क्षोभ मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्षोभ है। ठीक है, क्षोभ मंडल पाई जाती है। ऑप्शन है क्या आयन मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन है क्या मध्य मंडल में पाई जाती है? तो 4 मंडल है यहाँ पर आपके समक्ष, और इसमें ओजोन परत कहाँ पाई जाती है ये लिखा हुआ है। तो बताएंगे इसमें कहाँ पाई जाती है। पहले अपने मन से इसको आप ठीक करिए, उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन का यानी कि समताप मंडल में आपकी क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, जिसको अभी हमने बताया कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी 2-3 बातें इसमें कि जैसे कि क्षोभ मंडल सबसे, जैसे आपका यहाँ पर जैसे अगर हम थोड़ा सा बना दें कि यहाँ पर आपका सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? ये क्षोभ है, हो गई। ठीक है, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर कौन सा होता है? तो यहाँ पर समताप मंडल होता है। ऊपर कौन होता है? तो यहाँ पर आपका मध्य मंडल होता है। आपका ऊपर कौन होता है? तो यहाँ पर होता है आपका कौन सा? तो यहाँ पर आयन मंडल होता है। फिर इसके ऊपर कौन सा होता है? तो आपका बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ही क्या होता है आपका? यहाँ पर समान रहता है, एक समान रहता है मौसम। यहाँ पर वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति होती है। ऊपर क्या होता है? -80 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। आगे यहाँ पे रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ठीक है, आगे इसके ऊपर कुछ वायुमंडल होता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और पर्यावरण हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। जो भी आपका सुपर टेट सीटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप PCS तैयारी कर रहे हैं, RO तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, बस हमको यहाँ पर आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और आप कमेंट करके बताएं, लाइक के माध्यम से बताएं कि क्या ये सेशन जो चला रहे हैं हम, आपके समझ जो क्वेश्चन ला रहे हैं, क्या इसमें और कुछ किया जा सकता है कि और क्वेश्चन बढ़ाए जाएं, या इसमें कुछ और सुधार किया जाए? जो भी आपके मन में हो उसको कमेंट के माध्यम से आप बताएं, ताकि हम उसको
कमेंट को पढ़ेंगे और उसमें जैसा आप सजेस्ट करेंगे तो उसमें हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा यहाँ पर जैसे ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए कि समतापमंडल, तुरंत पता होना चाहिए कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत अगर पाई जा रही है तो पता होना चाहिए कि ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, रोकती है, यानी कि पृथ्वी तक आने से रोकती है। अब अल्ट्रावायलेट किरणों को मतलब कि किस प्रकार से इनको रोकती हैं, तो ओजोन परत को क्षरण में कौन सी गैस यहाँ पर जो है हानिकारक होती है, तो CFC गैस होती है, जो काहे से निकलती है, जितने शीतलक होते हैं जैसे AC है, आपका फ्रिज है, इनसे कौन सी गैस निकलती है, CFC गैस निकलती है, जो हमारे ओजोन परत के क्षरण को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ठीक, इस तरीके से बातें एक चीज को दूसरे चीज में कनेक्ट करके जब पढ़ा जाता है तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। यहाँ पर किसी चीज को आपको रटना नहीं है। आप लोग जैसे डरते हैं कि GS ऐसा है वैसा है, पर्यावरण रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। केवल आप चैनल के साथ जुड़ें और आप देखिएगा, खुद आप में पता चलेगा कि कितनी बेहतर तरीके से चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। कोई रटना वटना नहीं, बस चीज़ें समझना है। बस एक चीज़ को पीछे वाले भाग से आगे वाले भाग को कनेक्ट करना होता है। जिस प्रकार से बेहतर तरीके से हम वहाँ पर हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं तो आगे को पीछे का हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर भी आपको आगे पीछे सब जोड़ करके बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण से, ऑप्शन है विलुप्त होने वाले जीवों से, ऑप्शन है आपका वायु प्रदूषण से, ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से। 4 ऑप्शन है, तो चारों में बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है IUCN जारी करती है। कौन जारी करती है, पता होना चाहिए। रेड डाटा बुक कौन जारी करती है, IUCN जारी करती है। ठीक है, तो इसमें वो जीव जंतुओं को लिस्ट होती है जो आपके विलुप्त होने वाली कगार में होते हैं या विलुप्त हो जाते हैं जीव जंतुओं, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है ताकि उनका आगे संरक्षण किया जा सके। तो यहाँ पर रेड बुक क्या होती है, ग्रीन बुक क्या होती है, येलो बुक क्या होती है, ठीक है, ये सारी बुकें हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व करिए कि रेड डाटा बुक में क्या होता है। तो विलुप्त होने वाले जीवों को रखा जाता है और ये बुक कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। अब यहाँ पर अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर पहले क्वेश्चन तब तक पढ़े हैं आप। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऊर्जा प्रवाह के संबंध में पूछ रहा, तो पहले तो अंडरलाइन कर लो। पूछ क्या रहा कि ऊर्जा प्रवाह का क्या नियम है कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में किस प्रकार जाती है, ऊर्जा का नियम क्या है, ठीक, ऊर्जा प्राप्त करने के साधन क्या है। तो हमें प्राकृतिक रूप में ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन आप देखें, क्रम पूछ रहा, ठीक है। पहला है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक है। तीसरा आपके सामने वो ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है। तीसरा है उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। अब 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सॉल्व करिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्या ये ऑप्शन सही है, आप खुद देखिएगा। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता क्या हो सकता है, बी अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक क्या हो सकता है, क्या सी हो सकता है, क्या डी हो सकता है। तो पहले याद रखिएगा, 1-2 पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपके उत्पादक आते हैं और उत्पादक के बाद क्या आते हैं, पी उपभोक्ता आते हैं और उपभोक्ता के बाद क्या आते हैं, अपघटक आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर आपके पास अपघटक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आपका ऑप्शन कौन सा, सी। इस बार टेट में क्वेश्चन आया था और बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दिया था, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम पर्यावरण पढ़ाएंगे, आपका एक एक क्वेश्चन आपको जबान में बिल्कुल रट जाएगा। बस केवल सेशन के साथ जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं क्या ये इसमें और कुछ किया जा सकता है, क्या एक श्रृंखला और बढ़ाई जाए। इस तरीके की बातों को आप हमें कमेंट करके माध्यम से बताएं ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। और
जो भी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे इसकी आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस चैनल से जुड़े रहें। पूरी हर सब्जेक्ट की आपको PDF मिलेगी। कोई भी अगर टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पर सारी PDF आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में आपको एक बात और की सूचना देना चाहते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी एक संस्था है वो AN रेस एकेडमी पन्नालाल पार्क उन्नाव में संचालित है। पिछले 5 वर्षों से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही। तो इस तरीके से अगर आप लोग ऑफलाइन में अगर जुड़ना चाहते हैं तो AN रेस एकेडमी आप किसी से पता कर लीजिएगा। पन्नालाल पार्क कमला भवन के पास वहाँ संचालित है। टेट सीटेट सारे बैच आपको, सुपर टेट का कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आगे आप देखिएगा, पहले यहाँ आप सॉल्व करिएगा कि हाँ तो आपका ऑप्शन क्या सही है, उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक होते हैं। यही क्रम चलता है ऊर्जा का। सबसे पहले उत्पादक में क्या आते हैं यहाँ पर हरे पेड़ पौधे। कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। और इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, ये इसीलिए इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं आपके उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं की श्रेणी होती है, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, आपके द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता और आपके तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता। तो यहाँ पर क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं। क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं, मांसाहारी आते हैं, फिर सर्वो श्रेणी के मांसाहारी आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर आगे क्या होता है कि जो अपघटक होते हैं, अपघटक क्या कर देते हैं? इन सभी को मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटित कर देते हैं सड़े गड़ी चीज़ों को। इसमें आपके क्या आ जाते हैं? कवक आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं, ये सब होते हैं अपघटक की श्रेणी में। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा बच्चों पूछा गया है कि जो उत्पादक होते हैं स्वपोषी होते हैं या परपोषी? वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि उपभोक्ता क्या होते हैं? वो परपोषी होते हैं क्योंकि वो भोजन के लिए डिपेंड होते हैं किस पे? हरे पेड़ पौधे पे। और आपके जो आपके दूसरे फी कैटेगरी के आते हैं, जो आपके जैसे शाकाहारी खाने वाले कौन? मांसाहारी होते हैं, ये भी परपोषी होते हैं। मांसाहारी से तृतीय इन पे डिपेंड होते हैं। तो ये सब श्रृंखलाएं हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए आगे आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गैंडा, जो गैंडा आप जानते हैं गैंडा कहाँ पे संरक्षित हैं? तो 4 ऑप्शन है। पहला है केबुल लामजाओ, दूसरा है हेमिस हाई नेशनल पार्क, तीसरा है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और डी है कॉर्बेट नेशनल पार्क। चारों नेशनल पार्क आपको दे दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर किस नेशनल पार्क में यहाँ पर संरक्षित हैं और नेशनल पार्क किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर गेंडा, ठीक है, गेंडा कहाँ संरक्षित होता है? तो आपका ऑप्शन आपका सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। वहां पर एक सिंग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है। ये बात आप बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि लेखपाल के एग्जाम में भी 2-4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पर्यावरण से मिलेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए हैं तो तीनों के बारे में थोड़ा आप याद रखिए। जैसे केबुल लामजाओ, ये भी मणिपुर, ये मणिपुर में है आपका जो है नेशनल पार्क। ये क्या है? तैरता हुआ पार्क है। कैसा पार्क है? तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है ये केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है। अगला है हेमिस हाई नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है हेमिस हाई नेशनल पार्क। तो ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर कस्तूरी हिरन वगैरह पाए जाते हैं। और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना ये है। कहाँ का है? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है कॉर्बेट नेशनल पार्क का? तो पहले क्या है? तो जैसे वर्तमान में इसका नाम अब परिवर्तित हो गया है। तो वर्तमान में क्या रखा गया है? रामगंगा। कौन सा? क्योंकि रामगंगा नदी यहाँ से बहती है ना बीच से होते हुए, तो इसलिए इसको रख दिया गया नाम इसका रामगंगा कॉर्बेट पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। क्या है नाम वर्तमान में? रामगंगा। क्या है? रामगंगा। और पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। क्या है?
पुराना हैली नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम बदला कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और वर्तमान में क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा 2000 अभी जल्दी ही बदला गया 2020-21 में, ठीक है। तो याद रखिएगा क्यों, क्योंकि रामगंगा नदी यहाँ के बीच से बहती है। और कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, ये हमने बता ही दिया कहाँ पर है, तो असम में है। और ये वाला आपका कहाँ है, तो कहाँ है, ये मणिपुर में है, ठीक। तो यहाँ पर चारों के बारे में हमने आपको बता दिया है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्या ताप्ती नदी है, क्या सुवर्णरेखा नदी है, क्या नर्मदा नदी है, क्या सिंधु नदी है। 4 नदियां आपके समक्ष दी गई हैं, और चारों नदियों में आप बताइए कौन सी नदी आपकी यहाँ पर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था आप लोगों को तो याद रखना था कि बंगाली खाड़ी कहाँ है और अरब सागर कहाँ है, इसीलिए पहले इंडियन ज्योग्राफी इसीलिए स्टार्ट किया था, क्योंकि ताकि वहाँ पर पहले चीज़ें समझें फिर आगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से लिंक नहीं है। अगर आपको पर्यावरण बेहतर तरीके से पढ़ना है तो ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री जोड़ पाओगे, इसलिए सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो देखो थोड़ा मैप बना रहे हैं, आधा, पूरा मैप नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ये उम्मीद भी ना करिएगा कि यहाँ पूरा मैप बना देंगे, आधा मैप। देखिए इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इधर आपका क्या है, इधर आपका क्या है, अरब सागर है, क्या है, अरब सागर है। और अरब सागर में क्या है, हमने बताया था क्या है, आपका लक्षद्वीप है। और इधर क्या बताया था, अंडमान निकोबार है, ठीक। तो इधर इसको बोलते हैं पूर्वी तट, इधर को क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। पीछे वीडियो देख लीजिएगा आप रिवाइज करके, वहां पर पीछे का वीडियो हमने बनाया था भारत की स्थिति और विस्तार में, वहां पर बताया था कहाँ बंगाल खाड़ी है, कहाँ अरब सागर है, पश्चिम में कौन से राज्य हैं, कौन से पूरब में राज्य हैं। ये सब चीजें आपकी ज्योग्राफी में पढ़ी हुई, एक बार ज्योग्राफी का वीडियो पीछे रिवाइज करके देख लीजिएगा, आगे की भी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अरब सागर और बंगाल खाड़ी, ठीक। तो यानी कि कोई नदी है, अगर कुछ नदियां ऐसी हैं जो इधर की ओर बहती हैं तो ये कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। कुछ नदियां बहते बहते इधर की ओर बहेंगी पूरब की ओर, ये कहाँ गिरेंगी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो आप बताओ कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सुवर्णरेखा नदी। कौन सी, सुवर्णरेखा नदी, ठीक है। तो ये कहाँ गिरती है, ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। बाकी आपकी नर्मदा और ताप्ती कहाँ से, ये भ्रंश घाटी से बहती हैं। नर्मदा ताप्ती ये भ्रंश घाटी से बहती हुई कहाँ, अरब सागर में गिरती हैं। और सिंधु नदी आपकी जो है कहाँ से, आपके सिंधु नदी आपके जम्मू आपका लद्दाख क्षेत्र से होते हुए कहाँ, ये भी अरब सागर में गिरती है, ठीक। तो तीनों नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं, जबकि सुवर्णरेखा कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रहेगा इतना, आगे बढ़ा जाए। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। अभी अभी हमने इसका क्वेश्चन आगे कराया है ऊपर कि शाकाहारी होते हैं किसी खाद्य श्रृंखला, ये भी आपका टेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, ये बेसिक है, बिल्कुल बहुत हाई फाई नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो से हीरो आपको बनाएंगे। अभी पहले आप जीरो हैं तो ये ना समझिए कि हमको आ रहा है या नहीं आ रहा, अभी आप जीरो हैं हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं, और आगे चल के आपको हीरो हम बना देंगे, ठीक। तो वहां पर आप कॉलर आप लोग ऊंचा कर लीजिएगा कि अरे वाह पढ़ाया हुआ कुछ आ गया, अब हम हीरो बन गए, ठीक। अभी कॉलर ना ऊंचा करिएगा, अभी केवल पढ़िएगा ध्यान लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्या, दूसरा है क्या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या, तीसरा है आपका द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं क्या, और डी है क्या अपघटनकर्ता होते हैं क्या। तो यहाँ पर शाकाहारी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं क्या, क्या कभी बताया गया है कि शाकाहारी आपके उत्पादक होते हैं। दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या, तीसरा है आपका द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं क्या, क्या अपघटनकर्ता होते हैं क्या। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, अभी हमने बताया है कि उत्पादक की श्रेणी में केवल हरे पेड़ पौधे आते हैं और वो स्वपोषी होते हैं,
और वो सूर्य के प्रकाश से अपना जो है क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और यहाँ पर उपभोक्ताओं की क्या होती हैं, श्रेणियां होती हैं। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आपके क्या आ जाएगा, चूहा आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, ये जीव जंतु जो होते हैं आपके क्या, ये सब आपके प्राथमिक श्रेणी के क्या होते हैं, तो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट आप ना रखिएगा। अब आगे देखिएगा, बाकी अपघटनकर्ता को हम बता चुके हैं, ये जीवाणु विषाणु होते हैं, जीवाणु वगैरह कवक वगैरह होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी सॉल्व करके देखिएगा। 15 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन अपने मन से कर पा रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिएगा। बाद में बता दीजिए कमेंट करके कि आपके 15 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आगे देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। हाँ, संरक्षण अधिनियम पूछ रहा। ऑप्शन कह रहा कि क्या 1982 में पारित हुआ, ऑप्शन बी खा है क्या 1986 में पारित हुआ, डी है क्या 1992 में पारित हुआ क्या, ऑप्शन है आपका 1996 में पारित हुआ क्या। तो कब पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल्दी से बताइए, अपने मन से बताएं, अपने मन से सोच लें क्या है ऑप्शन। हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये ना समझिए क्वेश्चन नहीं आ रहा तो गंभीरता के साथ आप टेंशन में आ जाए, बिल्कुल टेंशन ना रखिएगा, बिल्कुल मस्त मौला होके पढ़िए, खुश रहते हुए, है ना। सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग पढ़ते रहिए केवल। हाँ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, सोच के बताओ, आपका कब बना। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण बना था। कब बना था, 1986 में। इसके पहले कोई घटना हुई होगी तो याद होगी तो बताओ, इसके पहले कोई घटना हुई थी। मिक गैस नाम सुने हो, मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ये सारी चीजें हम आपको थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो वहां सब बताएंगे। बस केवल आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर घटनाओं के पहले आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ तो आपको पता चलेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या बना 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जब बना तो उसमें कुछ नियम कानून बनाए गए थे कि पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते, उसका क्या उल्लंघन होगा, उसमें कौन कौन से नियम है, क्या क्या नहीं, सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसके पहले आप जैसे 1992 में कुछ एक दो शब्द याद है कि नहीं। यहाँ पर 1992 में क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन समझौता, जलवायु परिवर्तन समझौता कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर जलवायु सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो उसको जरूर समझिए। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल आ गया है। इस तरीके क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन है क्या ओजोन परत से संबंधित है, ऑप्शन है क्या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ऑप्शन है क्या ओजोन परत से संबंधित है, ऑप्शन है क्या जैव विविधता से संबंधित है, और डी है क्या इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल खूब ऐसी आप लोग यूज कर रहे हो। हाँ, तो ऐसी यूज करने से क्या होता है, सीएफसी गैस निकलती है। सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग तो फैला रही है, हैं? तो यहाँ पर जो आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये कहाँ संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से। पता है कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सीधा याद रखिए, पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ जाना। यानी आप देख रहे हो कि गर्मी के महीने में गर्मी हो रही तो बेहतर, बहुत तेजी से गर्मी हो रही, बहुत गर्मी, भयंकर वाली गर्मी हो रही है, ना कूलर काम कर रहे हैं ना एसी काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ जाना, फिलहाल इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसी संबंधित समझौता होते रहे हैं, उसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ये इसके लिए आप याद रखिएगा CO2 है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, CO2 है। और ओजोन परत के लिए जैसे हमने बताया CFC है। कौन सी है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करती है, ये ओजोन परत के संरक्षण को नुकसान कर रही है। और ये CO2 क्या कर रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रही है, यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। इससे क्या हो रहा है कि गर्मी पड़ रही तो भयंकर गर्मी, अगर सूखा पड़ रहा है तो सूखा। आपको पता है कि नहीं कि जो है आपका यहाँ पर जो बर्फ है पिघलने की दर बहुत तेजी हो गई। क्यों हो गई, हिमखंड जो बड़े बड़े हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। किस कारण से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण जो आपके लिए सब्जेक्ट अनिवार्य किया गया है, इसीलिए अनिवार्य किया गया है ताकि आप चीजें समझें, पर्यावरण का संरक्षण करें, आगे अपने जीवन को बचाएं, आगे आने वाली पीढ़ी को बचाएं। ठीक, तो जैव विविधता के बारे में ये आपको पता है कि नहीं, जैव विविधता संरक्षण 2002 का है ये, ठीक है, 2002 का है ना। ये 1900 कब का है, तो ये आपका 1987 का है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ग्लोबल वार्मिंग अभी हमने बताया 1992 के बाद से नियम कानून बनना शुरू हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत चीजें होती हैं जो आपको बताना होता है, लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाइए, फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आगे हम सब आपको बताएंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये मत समझिए कि अगर अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखे केवल कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आपको थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो वहां पर बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी सम्मेलन कब संपन्न हुआ। इसके पहले अभी हमने बताया है पृथ्वी सम्मेलन कब संपन्न हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन आपसे कह रहा क्या 1972 में हुआ, कह रहा क्या 1987 में हुआ, क्या फिर कह रहा सी 1992 में हुआ, और डी कह रहा 2002 में हुआ। तो चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं। अगर आप पृथ्वी सम्मेलन सॉल्व भी कर पा रहे हैं तो इसके तीनों ऑप्शन भी सॉल्व करें, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा, क्या 1972 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, नहीं, तो कब हुआ था। ऑप्शन तो आपका सी सही है कि 1992 में आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ, लेकिन जो तीन ऑप्शन है, तीन के बारे में समझिएगा कि 1972 में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी कि यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसी के बाद से आपका पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ था। क्या हुआ था, पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ था, और 5 जून 1973 को सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 1987 में क्या हुआ था, 1987 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था क्या, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, ठीक, कनाडा में है ये, ओजोन परत संबंधित है। और आपका जो है 2002 का है संबंधित है, जो जैव विविधता से संबंधित अधिनियम बना था। तो ये आपके यहाँ पर तीनों हो गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 1987 से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, चार ऑप्शन है, समझिएगा। ध्रुवों पर पाई जाती है क्या, ऑप्शन बी है क्या विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है क्या, सी है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है क्या, डी है सभी जगहों पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक शब्द जुड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैव विविधता का मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में कहते हैं, और जैव विविधता का मतलब जहां पर जीव जंतुओं पेड़ पौधों की बहुत सारी विविधता हो। अगर पेड़ पौधे हों तो विभिन्न प्रकार की प्रजाति के हों, जीव जंतु हों तो विभिन्न प्रकार की जीव जंतु हों। जैसे अगर कुत्ता भी है तो कुत्ता भी है, सफेद कुत्ता, काला कुत्ता, लाल कुत्ता, इस तरीके से। पेड़ पौधे भी हैं तो कई प्रकार के, एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे नहीं, कई प्रकार की प्रजाति के जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, एक लाइन में अगर समझना है तो। बाकी डिटेल में आगे हम बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या ध्रुवों पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, सभी जगह पाई, कहाँ पाई जाएगी बताओ जल्दी। जैव विविधता, बस हमने एक शब्द आपके लिए यूज किया है कि जीव जंतुओं पेड़ पौधों की जहां विविधता ज्यादा पाई जाती है, और उसी चीज को कहा जाता है जैव विविधता। और जैव विविधता भी वहीं पाई जाएगी जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक, जहां वर्षा ज्यादा होगी जीव जंतु वहां पाए जाएंगे ज्यादा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश जब अपने यहाँ ज्यादा होती है तो वहां विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव जंतु पनपते हैं,
ठीक, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर जो विषुवत रेखा हमने बताई थी आपको इंडियन ज्योग्राफी में कि विषुवत रेखा यानी कि आपका देखेंगे तो विषुवत रेखा कहाँ पर है, ये विषुवत रेखा है जो दो भागों को उत्तरी गोलार्ध इसको कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो विषुवत रेखा के ये आपका यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ पर मकर रेखा है। और हमने बताया था कि जो सूर्य है सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। तो इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि जीव जंतुओं को पनपने का सबसे ज्यादा अवसर यही मिलता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा, विषुवत रेखा के आसपास। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाओगे जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी, या ध्रुवों से आप विषुवत रेखा की ओर आओगे तो जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि रामसर सम्मेलन कब संपन्न हुआ। रामसर सम्मेलन, ये देखिए हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ये सब चीजें आपके पर्यावरण संबंधित बातें हैं और पर्यावरण आप लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण को समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, रामसर सम्मेलन कब हुआ, क्योंकि यहाँ से करंट के भी क्वेश्चन बनते हैं और अभी हम बताएंगे किस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो रामसर सम्मेलन कब संपन्न हुआ, ऑप्शन 1982 में हुआ क्या, 1971 में हुआ क्या, बी सी है 1992 में हुआ क्या, डी है 1972 में हुआ। तो रामसर कन्वेंशन के नाम से आता है या रामसर सम्मेलन आता है। तो ऑप्शन आपका बताया जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए बी सी डी यानी का खा गा घा। तो कौन सा सही होगा, जरा अपने मन से करके देखें पहले। अगर आ रहा आपके मन में तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम तो यहाँ पर बताने के लिए खड़े ही हैं। तो रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और कहाँ, ये रामसर एक स्थान है, कहाँ है, तो ईरान में है। कहाँ पर है, ईरान में है। कहाँ है बच्चों, ईरान में एक रामसर स्थान है। और रामसर सम्मेलन, ये सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि समझते हैं, यानी नम भूमि, यानी जहां पर जीव जंतु ज्यादा पनपते हैं उसी भूमि को संरक्षण से संबंधित ये कन्वेंशन आपका है। ईरान के रामसर में सबसे पहले खोजा गया था 1971 में। अब तो भारत के भी बहुत सारे सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, लगभग 10 स्थान है। अभी हाल ही में आपके 2-3 आपके स्थान जोड़े जा चुके हैं। तो भारत में बहुत सारे 48 हो गए हैं। कितने, वर्तमान में 48 स्थान हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। और आपका जो है यूपी में कितने हैं, तो यूपी में 10 आर्द्र भूमि स्थान है। और टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर इतने समय 48 हो चुके हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आई, आगे बढ़ें। बाकी ये सम्मेलन हम बता चुके, यहाँ पर ये क्या, पृथ्वी सम्मेलन है, इधर क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसके बारे में अभी बता ही दिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या क्वेश्चन है, हाँ अभी जो हम बता रहे थे आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पहली बात तो पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ है, ये कनाडा में है। कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में शहर है, कनाडा। ठीक है, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ संपन्न हुआ, कब संपन्न हुआ, तो कब संपन्न हुआ अभी बताया है कि 1987 में हुआ क्या, 1986 में हुआ क्या, ऑप्शन है 1982 में हुआ क्या, ऑप्शन है 1997 में हुआ। तो कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में संपन्न हुआ था और 1989 में लागू हुआ था। अब किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से, जो कि कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बात समझ में आई, हाँ तो कहाँ, ऑप्शन आपका का सही है। अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, क्या, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, यह है क्वेश्चन। और आंसर आपके समक्ष है, ऑप्शन है यूएसए में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या हंगरी में।
4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन को सॉल्व करते रहिए। और जो ये आपका सेशन हम इन्हें स्टार्ट किया है इसको लाइक करें, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग जो है सेशन को कितना लाइक कर रहे हैं, इस सेशन में और क्या सुधार किया जा सकता है, इसको कमेंट के माध्यम से भी बताएं। कमेंट हम आप सभी के पढ़ेंगे, जो लोग भी इसको देखेंगे सभी लोग कमेंट करें, अपना सुझाव दें और भी बातें बताएं कि सर इसमें और बेहतर करें, क्या कैसे किया जा सकता है। इसको पहले थ्योरी पढ़ाएं कि केवल प्रैक्टिस कराएं, तो इस तरीके के आप सुझाव दीजिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि अभी कुछ सब्सक्राइबर कम है और आप लोग बढ़ाइए। फिर हम आपको लाइव क्लास चलाएंगे, तो लाइव क्लास में आपको हम डेली आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। आपका चाहे जो भी कंपटीशन हो तो उसमें यहाँ पर आपको पर्यावरण संबंधी, ज्योग्राफी संबंधी हर सब्जेक्ट को यहाँ पर लाइव क्लासेस डेली चलेंगी और बेहतर तरीके से चलेंगी। आपके एक से एक बेहतर टीचर आपको बताएंगे यहाँ पर पढ़ाएं। तो यहाँ पर वर्ल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। वर्ल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, खा सही है। अफ्रीका में वर्ल्ड के घास के मैदान पाए जाते, जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें वर्ल्ड कहा जाता है। आपका टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और पीसीएस प्री में भी पूछा जा चुका है। तो आगे आरओ लगा है, लेखपाल लगा हुआ है, उन सारे एग्जामों को, और आपका बीएड एंट्रेंस में लगा हुआ है। तो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ऑप्शन क्या सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन फिर भी आपको याद रखिएगा कि यूएसए में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। और यहाँ पर हंगरी में जो घास के मैदान उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पुस्तैज कहा जाता है। ठीक, भारत में जैसे आपने पश्चिमी क्षेत्र में सुना होगा 16 घास के मैदान पाए जाते हैं, बुग्याल पयाल घास पाई जाती है। ठीक है, बांस घास पाई जाती है गुजरात साइड में। तो इस तरीके से भारत में भी घासें पाई जाती हैं। तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं और आप इस सेशन को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।